10 जुलाई 2016 दो लोग ताइपी के एक बैंक में दाखिल हो रहे। उनके चेहरे पर मेडिकल मास्क और सर पर फिशर हैट्स। उनमें से एक दरवाजे पर खड़ा होता है जबकि दूसरा एटीएम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ अजीब होता है। वो ना तो कार्ड के जरिए पैसा निकालता है और ना ही एटीएम को धमाके से उड़ाने की कोशिश करता है। वो बस इंतजार करता रहता है। फिर कुछ ऐसा होता है जो देखकर हर कोई दंग रह जाता है। एटीएम मुसलसल नोटों को बाहर फेंकना शुरू कर देता है और वो शख्स बस उन नोटों को जमा करता रहता है। फिर जब एक अजनबी शख्स पैसे निकलवाने उस एटीएम के करीब आता है तो वो दोनों बाकी पैसे छोड़कर फौरन वहां से चले जाते हैं और अजनबी शख्स को पैसा पड़ा हुआ मिल जाता है। उस रात जब ये दोनों पैसा इकट्ठा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त 20 दूसरे अफराद मुख्तलिफ एटीएम्स में यही काम कर रहे थे। ये एक संगीन और पेचीदा हमला था जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियादें हिलाकर रखी। 30 ममालिक में 100 से ज्यादा बैंक मुतासर हुए और चोरी की गई रकम $1 बिलियन के करीब थी। दोस्तों, यह तारीख की सबसे बड़ी बैंक हाइस्ट में से एक थी जिसे हैकर्स के ग्रुप कार्बानिक ने अंजाम दिया। यह ग्रुप एक पुरस्कार मास्टरमाइंड की ज़ेरे क़यादत काम कर रहा था। लेकिन ताइपी की उस रात उनकी टीम ने एक संगीन गलती कर दी जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। 2014 में साइबर अटैक की तहकीकात का आगाज एक शख्स की फोन कॉल से हुआ जो रूस के एक बैंक में काम करता था। वो इतना परेशान था कि ठीक तरह से बता भी नहीं पा रहा होता कि क्या हो रहा है। उसे यकीन था कि उसका फोन टैप हो रहा है और उसके ईमेल्स हैक हो चुके हैं। इसी खौफ में वो कैस्परसी लैब्स के एक एक्सपर्ट को मिलने का कहता है। दोस्तों, कैस्परसी लैब एक रूसी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो कंप्यूटर वायरसेस और हैकिंग से बचाव के लिए सॉल्यूशन फराहम करती है। बाद में पता चला कि बैंक का डोमेन कंट्रोलर सेंसिटिव डाटा चीन में मौजूद अननोन सर्वर्स को भेज रहा था। डोमेन कंट्रोलर किसी भी कारोबार का सबसे अहम सर्वर होता है और अगर आप इसको एक्सेस कर लेते हैं तो आप नेटवर्क में मौजूद हर चीज पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी सर्वर तक पहुंच जाए वो कस्टमर के मामूली डाटा से लेकर अकाउंट से पैसे निकालने और स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम के जरिए लाखों डॉलर भेजने तक सब कुछ कर सकता है। लिहाजा अगर ये सर्वर कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जिसका किसी को इल्म नहीं तो बैंक को यकीनन बहुत बड़ा मसला हो सकता है। दोस्तों, इस बात पर हैरानी हुई कि किसी ने अरबों डॉलर मालियत वाले बैंक के डोमेन कंट्रोलर को हैक किया था तो कैस्परसी के मुलाजमीन ने फौरन काम शुरू कर दिया। उन्होंने हर नेटवर्क, फोन और कंप्यूटर को एनालाइज किया जो बैंक के इंटरनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। शुरू में उन्हें कुछ मशकूक नहीं मिला, लेकिन जब कुछ कंप्यूटर पर VNC स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर मिला तो बैंक से पूछने पर यह पता चला कि यह सॉफ्टवेयर किसी ने भी जानबूझकर इंस्टॉल नहीं किया था। फिर कैस्परसी के एक एक्सपर्ट ने यह सोचा कि शायद किसी वजह से कोई बैंक के मुलाजमीन पर नजर रख रहा है। अपनी थ्योरी को आजमाने के लिए उसने एक कंप्यूटर पर वर्ड डॉक्यूमेंट खोला और हेलो लिखा। फिर वो इंतजार करता रहा यहां तक कि कंप्यूटर अचानक खुद ब खुद टाइप करने लगा, हेलो, तुम हमें नहीं पकड़ सकोगे। दोस्तों, अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था। हैकर्स ने डोमेन कंट्रोलर को कैसे कंप्रोमाइज किया। फिर पता चला कि बैंक के एम्प्लॉय को एक ईमेल आई थी जो बज़ाहिर एक कस्टमर की जानब से थी। ईमेल के साथ एक वर्ड फाइल अटैच थी। जैसे ही फाइल खोली गई, मालवेयर ने खुद को एक्टिवेट कर लिया और VNC बैकडोर कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो गया। दोस्तों, इस किस्म के साइबर हमले को फिशिंग कहा जाता है। अब ये फिशिंग क्या है?
آسان الفاظ میں یہ وہ حملہ ہے جس میں ہیکرز اپنی شناخت کو اتنا قابل اعتماد بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بالکل بھی شک نہ ہو۔ وہ ایسی ای میلز بھیجتے ہیں جو بالکل اصلی لگتی ہیں۔ آپ کے دماغ میں آتا ہے ارے یہ تو کوئی جانا پہچانا شخص یا بزنس لگ رہا ہے، لیکن ان ای میلز کے ساتھ ایک فائل اٹیچ ہوتی ہے۔ یہ فائل ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ یا کبھی کبھار تو تصاویر یا ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہی آپ اس ای میل کے ساتھ اٹیچ فائل کو کھولتے ہیں، مالویئر آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو جاتا ہے اور ہیکرز کو آپ کی فائلز، پاس ورڈز اور پرسنل ڈیٹا تک براہ راست ایکسیس مل جاتی ہے۔ تو اگلی بار جب بھی ایسی ای میلز آپ کے ان باکس میں آئیں تو تھوڑا سا ہوشیار رہیں، یہ فشنگ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار جب ہیکرز کمپیوٹر کو انفیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ اس کمپیوٹر کو کسی بھی جگہ سے دیکھ اور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس متاثرہ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے نیٹ ورک سے کنیکٹ باقی مشینوں کو متاثر کیا اور ایڈمنسٹریٹر کے کمپیوٹر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ہیکرز نے ایڈمن کے کمپیوٹرز میں جان بوجھ کر بیک گراؤنڈ پروگرامز رن کر کے سسٹم کو سلو کر دیا۔ ان کا مقصد واضح تھا، بینک کا کوئی امپلائیز آئی ٹی سپورٹ سے رابطہ کرے گا، اور یہی ہوا۔ جیسے ہی آئی ٹی سپورٹ نے ایڈمن اکاؤنٹ سے لاگ ان ہو کر پاس ورڈ ڈالے، وہ سمجھے کہ وہ مسئلہ حل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں بینک کا پورا سیکیورٹی نیٹ ورک کمپرومائز ہو چکا تھا۔ یہ سب ایک کی لاگر پروگرام کی مدد سے ممکن ہوا جو ہر کی اسٹروک کو ریکارڈ کرتا ہے۔ ہیکرز نے اس کا استعمال کر کے ایڈمنز کے پاس ورڈ حاصل کر لیے۔ اب وہ ایڈمن اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے بینک کے نیٹ ورک کے تمام حصوں تک پہنچ گئے تھے اور ان کو ہر چیز تک مکمل رسائی حاصل ہو چکی تھی۔ دوستوں، وہ کئی مہینوں تک ملازمین کی جاسوسی کرتے رہے تاکہ یہ جان سکیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور کون سے پروٹوکولز فالو کرتے ہیں۔ وہ ایک خفیہ ملازم کی طرح بن چکے تھے جو خاموشی سے بینک کی ہر حرکت کو دیکھ اور ریکارڈ کر رہا تھا۔ جب انہیں تمام پروٹوکولز کا علم ہو گیا تو تب ڈکیتی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے ہیکرز نے ہائی رینکنگ بینک ملازمین کی نقل کی اور سوئفٹ بینکنگ سسٹم کے ذریعے اپنے اکاؤنٹس میں بڑی مقدار میں پیسہ منتقل کیا۔ پھر بینک کے ای پیمنٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پیسہ اپنے اکاؤنٹس میں بھیجا، جس کے بعد اس پیسے کو دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا گیا جو زیادہ تر چین اور امریکہ میں تھے۔ دوستوں، اگلا طریقہ بالکل ہالی ووڈ کی فلموں کی طرح کا تھا، کیونکہ ہیکرز کو بینک کے پورے نیٹ ورک تک رسائی حاصل تھی جس سے وہ اے ٹی ایمز کو دور سے کنٹرول کرتے، جب چاہے پیسہ نکال سکتے تھے۔ یہ اے ٹی ایمز عموماً دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں اور پیسہ بھی منی میولز کے ذریعے جمع کیا جاتا ہے۔ چند ہفتوں بعد یوجن کیسپرسی، جو کیسپرسی لیبز کے سی ای او ہیں، سنگاپور میں ایک سائبر سیکیورٹی کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے۔ وہاں جا کر ان کو پتا چلا یہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں تھا۔ یوروپول بھی یورپی بینکوں پر ہونے والے ایسے حملوں کی ایک یا دو نہیں بلکہ کئی رپورٹس درج کر چکا تھا۔ کیسپرسی اور یوروپول نے ایک ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی جس کا نام رکھا گیا جے کیٹ، جوائنٹ سائبر کرائم ایکشن ٹاسک فورس۔ شروع میں ماہرین کو ہیکرز کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن پھر کیسپرسی لیبز کے ایک ملازم نے کاربینک کے کوڈ میں ایک چھوٹی سی غلطی پکڑ لی۔ اسی کی مدد سے ماہرین کاربینک کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سرور تک پہنچ گئے۔ کیسپرسی کی ٹیم نے پورے انٹرنیٹ کو سکین کرنا شروع کیا اور صرف 2 دن کے اندر وہ سرور ڈھونڈ لیا گیا جو نیدرلینڈ میں واقع تھا۔ ڈچ پولیس نے فوراً کارروائی کی اور اس سرور کو قبضے میں لے کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یہ صرف یورپ یا روس کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس گروپ نے دنیا بھر کے بینکوں کو نشانہ بنایا ہوا تھا اور اب تک یہ گروپ $700 ملین سے زیادہ چرا چکا تھا۔
The first bank reported that over 70 million NT dollars was withdrawn illegally. The withdrawals were made in both Taipei and Taichung across 34 ATM. JCAT टास्क फोर्स ने दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर काम शुरू किया ताकि कार्बैनिक ग्रुप को पकड़ा जा सके। जैसे ही माहिरीन कार्बैनिक ग्रुप के करीब पहुंचे, हैकर्स अचानक गायब हो गए। चंद माह तक ये हैकर्स खामोश रहे। 2016 में साइबर क्राइम ग्रुप अपने मामूल के मुताबिक दोबारा सरगर्म हो चुका था, लेकिन इस बार एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। 2 नए मनी म्यूल्स जो कि अभी नए थे, ना तजर्बाकार थे। ये वही लोग हैं जिनका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था, जो एटीएम में 60,000 न्यू ताइवान डॉलर छोड़कर भाग गए। लेकिन फिर इस अजनबी शख्स ने पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया। पुलिस ने एटीएम्स की सीसीटीवी फुटेज देखी और फौरन तहकीकात शुरू कर दी। उस रात 34 एटीएम से 70 मिलियन एंटी डॉलर से ज्यादा की रकम गैर कानूनी तौर पर निकाली गई थी। पुलिस ने 500 से ज्यादा अफसरान की मदद से इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश की और बिलाखिर 22 मुश्तबा अफराद की शिनाख्त कर ली, जिनमें ज्यादातर रूसी थे और कुछ का तल्लक मशरकी यूरोप से था। हालांकि उनमें से 19 अफराद पहले ही मुल्क से फरार हो चुके थे, लेकिन 3 अब भी ताइवान में मौजूद थे। पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाले सिर्फ हंचमैन थे, जिन्हें कार्बैनिक ग्रुप के लीडर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। तहम ये इस केस में पहली गिरफ्तारी थी और यहीं से कार्बैनिक ग्रुप के मास्टरमाइंड्स की तलाश की शुरुआत हुई। 2018 में स्पेनिश पुलिस मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तहकीकात कर रहे थे। इंटरपोल की मदद से पुलिस ये मालूम करने में कामयाब हुई कि मनी लॉन्ड्रिंग कौन कर रहा था और उनके क्लाइंट्स कौन थे। दोस्तों, ये एक हैरान कुन इत्तेफाक था कि उनके क्लाइंट्स में एक यूक्रेनी कंप्यूटर स्पेशलिस्ट था जिसका नाम था डेनिस के, जो रूसी माफिया के लिए साइबर हमले प्लान करता था। 2013 से वो उनके साथ काम कर रहा था। जब स्पेन में उसके घर पर छापा मारा गया तो 2 BMW गाड़ियां, सोने से भरे बॉक्सेस और 15,000 बिटकॉइन मिले, जिनकी मालियत उस वक्त 150 मिलियन डॉलर से ज्यादा थी। हैरत की बात यह है कि बाकी $1 बिलियन आज तक नहीं मिले। और दोस्तों, डेनिस के को अगरचे इस नेटवर्क का लीडर समझा जाता है, मगर कैस्पर्सी माहिरीन का कहना है कि इसमें और लोग भी मुलव्वस हैं। दोस्तों, सच ये है, ऐसे ग्रुप आज भी मौजूद हैं जो हर साल लाखों डॉलर चोरी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।